प्रधानमंत्री कहते हैं बार बार मजाक उड़ाने के लिए कि हम एक मिस कॉल दूर हैं। क्या देश और सरकार मिस कॉल से चलती है क्या? क्या एसएमएस से देश और सरकार चलती है क्या? इसी बात के कारण बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये सारे राजनेता एक बात को जानते हैं कि यदि एक किसान, नौजवान, मजदूर एक हो गए तो किसी राजनीतिक पार्टी की हैसियत नहीं है कि जो इस समाज से उल्टा बोल सके। इन सभी राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी होगा ये हमारे पैरों में गिर के हमारी बातें सुनेंगे और हमारी मांगों को पूरा करेंगे। एक शासक हुआ मोहम्मद तुगलक, उसके बारे ये मशहूर सीगा भी वो बड़े इस तरह के फैसले लैंदा हैगा ਜਿਹੜੇ मूर्खां वाले फैसले ਸੀ। डिजिटलाइजेशन के नाम हेठ मोदी हुकूमत के मोस्टली फैसले मोहम्मद तुगलक वाले फैसले जी बिल्कुल निश्चिंता गवर्नमेंट ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। मूवमेंट वर्टिकल भी एडवांस हो रही है, गहराई च आ रही है। पै रही छन्ना इस मोर्चों के पै रही छन्ना इस गल का सूचक है कि लोग लम्मे लड़न के मूड च हैगे ने, भजन नहीं लगे असीं और कि थोड़ी ये बीजेपी वाले बार बार क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, तो क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए। यहाँ पे ये किसी भी सरकारी कंपनी को बेचने से पहले क्या करते हैं? ये पहले उस कंपनी को घाटे में दिखाते हैं, उस कंपनी के ऊपर भारी भरकम कर्जा दिखाते हैं और फिर लोगों से ही करवा देते हैं, देखो जी ये कंपनी तो घाटे में चल रही है, ये कंपनी नुकसान कर रही है, ये कंपनी के ऊपर बहुत करती है, इसे चलो बेच देते हैं। तो एफसीआई को बेचने की तैयारी चल रही है, एफसीआई को बेचने की साजिश रची जा चुकी है बीजेपी आरएसएस द्वारा। 2 तरीक के रिजल्ट और साडा अंदोलन उसनों टेबल ते मुड़न लई मजबूर करूगा और असीं इस अंदोलन च अपील कराउण दे ते एमएसपी ते कानून लई सरकार नूं हर पक्ष तो मजबूर करांगे। दिल्ली के कंक्रीट के जंगलों में बैठ के क्या आप हमें ये बताओगे क्या खेती कैसे होती है? पहले आप खेत में आओ, खेती करके दिखाओ, खेती करके देखो, जब बताओ। ये एसी बंद कमरों में बैठ के बोल देते हैं जी आय दोगुनी करेंगे 2022 तक। अरे भाई सारी फसलों के दाम आधे से भी कम कर दिए, तो ऐसा कौन सा मैथ का टीचर है जिससे आप पढ़े हो कि फसलों के दाम आधे करके आप आय दोगुनी करोगे? जरा हमें भी मिलवा दो उस मैथ वाले टीचर से। सत श्री अकाल, तुसीं विजन पंजाब टीवी देख रहे हो तो मैं रवि संग्राहूर। असीं इस वेले ਸਿੰਘੂ सरहद ते हाँ। ਸਿੰਘੂ सरहद जिथे 26 नवंबर ਨੂੰ मोर्चा लगता है और मोर्चा अज तक उस तरह बरकरार है, पर सरकार नाल गलबात टुटी हुई है। हुण ये सब तो अहम विषय हो जाता है। भूमिका च मैं इसे करके ही बोलिया है कि गलबात टुटी हुई है। हुण गलबात नूं जोड़ना किवें आ, गलबात जुड़ूगी किवें, लोकां तक सुनेहा किवें जाऊगा? तो ये बहुत सारिया जिहियां गल्लां बातां, जिहियां चर्चावां जो जनता के सवाल ने, जो तुहाडे सवाल ने, उही असीं साझे करने ने। साडे नाल रमिंदर पटियाला जी है, संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा, 32 किसान जथेबंदियां का हिस्सा है, और अभिमन्यु कुहाड़ जी साडे नाल ने। इन्हां नाल चर्चा करांगे कि संयुक्त किसान मोर्चा हुण अगली रणनीति किस तरह दे नाल लैके आ रहा और गलबात सरकार दे नाल, सरकार ते प्रैशर बिल्ड करके होवे तां उहदे लई किस तरह दे नाल संयुक्त किसान मोर्चा सोच रहा है। सब तो पहला स्वागत है जी तुहाडा दोवां। अभिमन्यु जी, सब तो पहला सवाल तुहानूं ही है कि गलबात जिहड़ी सरकार दे नाल टुट गई 26 जनवरी तो बाद अज तक उस तरह ही है, जानी कोशिशों के कोई कमी नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा लगातार महापंचायतां पंजाब दे विच होंदियां, वख-वख सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ होंदियां और भरवां समर्थन भी मिलता है। उन्हां महापंचायतां नूं किवें देखदे हो और सरकार तक गलबात पहुँचाउण दे लई मोर्चा अगे की सोच रहा है? देखिए, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कहने को हमारे मुल्क को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन आज बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 80 करोड़ किसानों, अन्नदाताओं की बात को नहीं सुना जा रहा है। हम तो फरियादी हैं, हम तो फरियाद लेके आए हैं। हमारी सुननी तो सरकार को है ना, हमारी मांगों को पूरा करना तो सरकार को है। अब प्रधानमंत्री कहते हैं बार बार मजाक उड़ाने के लिए कि हम एक मिस कॉल दूर हैं। क्या देश और सरकार मिस कॉल से चलती है क्या? क्या एसएमएस से देश और सरकार चलती है क्या? एक पूरा एक प्रोसीजर होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसे सरकार चलती है, देश चलता है, देश कानून और संविधान से चलता है। पहले जैसे ये मीटिंगों का न्योता भेजते थे, ऐसे तो इन्होंने भेजा नहीं है। इसका मतलब ना तो सरकार की नीति साफ है, ना ही सरकार की नीयत साफ है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का ओवरऑल ये फैसला जरूर है कि भाई यदि बातचीत का ऑफिशियल न्योता आएगा तो संयुक्त किसान मोर्चा निश्चित तौर पे बातचीत करेगा, क्योंकि मोर्चे का ये मानना है कि लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत से ही होता है और पूरा मोर्चा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में पूर्ण तौर पे विश्वास करता है। जहाँ तक बात आई महापंचायतों की,
शुरुआत में आप देखेंगे तो ये जो आंदोलन था शुरुआती समय में, ये हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ज़्यादा सीमित था, यहाँ पे ज़्यादा आंदोलन था। लेकिन महापंचायतों की वजह से इस आंदोलन का हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हुआ। और अब देखिए कर्नाटक तक, केरल तक बड़ी बड़ी महापंचायतें हुई, पूरे साउथ में हुई, अभी गुजरात में कार्यक्रम हुए, बिहार में कार्यक्रम हुए, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम हो रहे हैं, राजस्थान में कार्यक्रम हुए। तो अब लगातार इस आंदोलन का फैलाव होता जा रहा है। और अब ये आंदोलन किसान आंदोलन तक सीमित नहीं रहा, ये आंदोलन जन आंदोलन बन गया है। इसमें हर एक वो व्यक्ति शामिल है जो दिन में 3 वक्त का खाना खाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा, अब देखिए हरियाणा का मैं रहने वाला हूँ, तो हरियाणा के एक आपको फिनोमिना बताऊँ तो पिछले 2-2.5 महीनों में खासकर ये संयुक्त किसान मोर्चा की सीनियर लीडरशिप ने इतने अच्छे फैसले लिए हैं कि अब हरियाणा के अंदर जो हमारा दलित भाईचारा, जो हमारा मजदूर भाईचारा है, वो अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। और इसी बात के कारण बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये सारे राजनेता एक बात को जानते हैं कि यदि एक किसान, नौजवान, मजदूर एक हो गए तो किसी राजनीतिक पार्टी की हैसियत नहीं है कि जो इस समाज से उल्टा बोल सके। इन सभी राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी होगा ये हमारे पैरों में गिर के हमारी बातें सुनेंगे और हमारी मांगों को पूरा करेंगे। तो जो ये एक दलित भाईचारा अधिक से अधिक जुड़ रहा है, हरियाणा में जो कई अलग अलग जगह धरने चल रहे हैं, वहां पे हम लोगों ने धरनों की कमान दलित भाइयों के हाथ में सौंप दी है। जो हमारे लंगर चल रहे हैं वो सारे दलित भाई संभाल रहे हैं। तो इससे जो एक पूरी एकता बन रही है जो समाज में, वो बड़ी ऐतिहासिक एकता है। और ये ऐतिहासिक एकता कम से कम, मैं कहूँगा कम से कम हरियाणा में तो अगले 25 साल तक सारी सामाजिक नीति और राजनीति को बदल दे। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜਾਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਜਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੈਰੀਅਰਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵਗਿਆ ਆ ਕਿ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਿਥਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਐਫਰਟ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਯੰਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ, ਬਹੁਜਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਚ 'ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਆਉਣ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛਿਣ ਗਈ, ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਉਸਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਅਭਿਮਨੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ MSP ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਵੀ तमाम ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचियाँ वो ज़रूर साढ़े कैमरे थे? देखिए, कल नरेला मंडी में हमारे साथी गए थे और वहाँ पे उन्होंने ऑन द स्पॉट मीडिया के सामने ये चीज़ें दिखाई कि जिस गेहूं का MSP 1975 रुपया क्विंटल है, वो गेहूं 1770 रुपये 1750 रुपया में यहाँ पे बिक रहा है। यहाँ पे किसान मजबूर है 1770 में दिल्ली में बेचने के लिए, देश की राजधानी में। प्रधानमंत्री इसी दिल्ली में बैठ के, संसद में बैठ के कहते हैं MSP था, MSP है और MSP रहेगा। कहाँ है भाई आपका MSP? MSP है तो दिलवाओ ना MSP, वो तो आप दिलवा नहीं रहे हो। और दूसरी बात, आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में इन्होंने एक चीज़ और शुरू कर दी है जिसका बड़े पैमाने पे सबने विरोध किया और सरकार अब बैकफुट पे आई है। इन्होंने जो मैसेज सिस्टम शुरू किया कि भाई जब मैसेज आएगा, जब आप अपना गेहूँ मंडी में लाएंगे। अब आप एक बात बताइए, इन्होंने एक को मैसेज भेज दिया 3 तारीख का, लेकिन उसके गेहूं कट रहे हैं 10 तारीख को, तो वो क्या करेगा? उसके आसपास के खेतों में गेहूं नहीं कटे अब तक, तो मशीन कहाँ से लेके जाएगा? अब मैसेज दे दिया 3 को और कह रहे हैं आप 24 घंटे के अंदर गेहूं ले आइए, तो वो कहाँ से लाएगा वो? अब एक का मैसेज आ गया 27 तारीख का हमारे गांव में, मेरा गांव यहाँ से 28 किलोमीटर दूर है, एक का मैसेज आ गया 27 तारीख का, गेहूं कट रहे हैं उसके परसों, तो वो क्या करेगा? पहले गेहूं कटवा के अपने घर लाएगा, घर में उतरवाएगा, फिर ट्रॉली भरेगा, ठीक है, लेबर डबल हो जाएगी। मोदी साहब कहते हैं हम आय दोगुनी करेंगे, मोदी साहब आए नहीं, किसानों की आत्महत्या और उनके खर्चे दोगुनी करने के लिए काम कर रहे हैं। अब दूसरी बात है भाई 85% किसान तो छोटे किसान है हमारे देश में, वो अपने घर में गेहूं स्टोर करेंगे या खुद रहेंगे? 2-2, 3-3 कमरों के मकान होते हैं। फिर बड़े पैमाने पर हरियाणा के सभी किसानों ने, सभी किसान नेताओं ने उनका विरोध किया उस मैसेज सिस्टम का और ये कहा जब जमीन हमारी है, फसल हमारी है, खेती हम करते हैं, तो सरकार कौन होती है हमें ये बताने वाले कि कब आपको बेचनी है, कब आपको नहीं बेचनी है। हम अपने तरीके से बेचें, जब हमारी फसल कट जाएगी हम सीधे मंडी में लाएंगे और हम कोई मैसेज सिस्टम नहीं मानते हैं। और उसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जो बार बार ये बीजेपी के नेता पूछते हैं कि भाई कानूनों में काला क्या है। हम बार बार कहते हैं, हम पॉइंट वाइज बताते भी रहे, यहाँ पे रविंद्र जी भी बैठे हैं, एक एक करके बातों को बताया कानूनों में क्या क्या काला है, ये भी बताया सरकार की नीति और नीयत भी काली है। लेकिन अब आप इसी चीज़ से देख लीजिए, आज हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं हरियाणा में कि आपकी फसल कब बिकेगी, कैसे बिकेगी। कल को हमें ये बताएंगे कि आपको कौन सी फसल बोनी है, कौन सी फसल नहीं बोनी है, फिर भी ये बताएंगे आगे जाके फसल बोनी भी है या नहीं बोनी है। तो ये काला नहीं है तो और क्या है, ये गुलामी नहीं है तो और क्या है। ये मैसेज सिस्टम एक ट्रायल था इनका, ये मैसेज सिस्टम हमारी गुलामी की शुरुआत थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोर्चे के सभी नेताओं का कि समय रहते उन्होंने इस खतरे को पहचाना और इस गुलामी की जंजीरों को पहले ही तोड़ दिया, अन्यथा ये जंजीर और ज्यादा सख्त होती चली जाती, तो इसको समय रहते तोड़ दिया। और दूसरी बात एक अंत में कहना चाहता हूं, MSP कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। हरियाणा पंजाब में 1-2 फसलों पे मिल जाता है, उसके अलावा और कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। केजरीवाल साहब के बहुत सारे बयान ऐसे देखे होंगे, पंजाब 'ਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ MSP ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ FCI ਦੀ ਡਿਸਬੰਡਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ MSP ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ। डिजिटलाइजेशन के नाम हेठ मोदी हुकूमत के मोस्टली फैसले मुहम्मद तुगलक वाले फैसले, वो कहते हैं काला की है। तो ये काला तो असी बहुत बारी उजागर किया। साडी गाजीपुर जी बॉर्डर की कमेटी है संयुक्त किसान मोर्चे की, उसने पर्टिकुलर उस इलाके के यूपी उत्तराखंड के किसानों की जो उत्थे फसलां बीजियां जांदियां ने उस दे संदर्भ दे विच भी रख के इन्हां कानूनां 'च काला की है दा परचा वंडिया। इस करके काला तो यह कानून बेसिकली पिंडां नूं खेती नूं उजाड़ के वसों के एक वड्डे हिस्से नूं शहरां 'च पलान कराउणा हैगा। तुसीं इस मुल्क 'च उस वसों नूं खपाउणा कित्थे है? तुहाडा मेक इन इंडिया फेल हो गया, तुहाडा इत्थे ही बना के इत्थे ही बेचण दा सारा फार्मूला तुहाडा फेल है। मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ सनत तुहाडी पिछे जा रही है। कोरोना पीरियड दे विच अनऑर्गेनाइज सैक्टर दे विच धड़ाधड़ बेरोज़गारी वधी है, करोड़ों लोग बेरोज़गार होए हैं। तुहाडे कोलों तां रोज़गार पहलां ही जा रहा है,
ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਲਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਜੜ ਰਹੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। LIC, ਰੇਲਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਉਜੜ ਚੁੱਕੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, WTO ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ 107 ਚੋਂ 93ਵਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 107 ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਰੂਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਆਤਮਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਮੱਦ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੰਭੀਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ? ਜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀ ਆ? 26 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀਵਨ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੂਲਿੰਗ ਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ APMC ਮੰਡੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਆਈਆਂ, EMPLOYEES ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ, ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਈਆਂ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਸ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਟਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੋਰਚੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ EMPLOYEES ਦੀਆਂ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਰਟੀਕਲ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਛੰਨਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਛੰਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਲੜਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਭਿਮਨਿਊ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘੋਲ ਰੂਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਏਸੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ? ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਗਲਤ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਰੋਕ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪ ਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਨਵੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ 'ਚ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਫਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜਾਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਬੱਤੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਨੇ, ਸੋਚਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, पर इस जे किते लगूगा कि यह नुकसान कर रही हैं तो वो बिल्कुल रोक लगा। जी अभिमन्यु जी देखिए, मैं आपने जो आपका पहला सवाल था कि भाई आप ये पूछ रहे थे पंचायतें कितनी सफल हुई, ये आपका सवाल था। अब देखिए, मैंने बताया कि पिछले 2 महीनों में दलित भाईचारा बड़ी संख्या में जुड़ा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पंचायतों के माध्यम से हम ये बात नीचे ग्राउंड तक लेके गए कि इन 3 काले कानूनों से किसानों के साथ साथ मजदूरों को भी नुकसान है। स्टार्टिंग इसी बात से हाँ, कि किसान तो 10 दिन के बाद मरेंगे इन कानूनों से, लेकिन मजदूर पहले दिन मरेगा। तो ये 3 काले कानून किसानों के लिए भी नुकसानदायक हैं और मजदूरों के लिए भी उससे ज़्यादा मैं कहूँगा नुकसानदायक है। अब देखिए, जिस शांता कुमार कमेटी जी की रिपोर्ट की बात अभी कर रहे थे रविंदर जी, वही कमेटी ये बात कहती है कि भाई गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट करती है अनाज की वो कम कर दी जाए। वो अब सवाल ये उठता है कि जो पीडीएस सिस्टम के माध्यम से हमारे गरीब मजदूर भाइयों को 2 रुपये किलो अनाज मिलता है, यदि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कम कर देगी या बंद कर देगी और एफसीआई प्रोक्योर नहीं करेगी तो किसान भी मारा जाएगा और जो 2 रुपये किलो अनाज जो हमारे गरीब भाइयों को मिलता था वो भी बंद हो जाएगा। भाई आप देखिए, 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो एफसीआई के ऊपर टोटल कर्जा 91,000 करोड़ रुपए का था। आज एफसीआई के ऊपर कर्जा जनवरी 2021 में 4,09,000 करोड़ का हो गया है। कारण क्या है? 2016-17 के बाद से हमारी सरकार ने बजट में एक भी पैसा अलॉट नहीं किया जो हर साल बजट में होता था फूड सब्सिडी के नाम पे। आज के दिन एफसीआई मजबूर है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से कर्जा लेने के लिए। अब आप एक चीज़ को समझिए थोड़ी, ये बीजेपी वाले बार बार क्रोनोलॉजी की बात करते हैं तो क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए यहाँ पे। ये किसी भी सरकारी कंपनी को बेचने से पहले क्या करते हैं? ये पहले उस कंपनी को घाटे में दिखाते हैं, उस कंपनी के ऊपर भारी भरकम कर्जा दिखाते हैं और फिर लोगों से ही करवा देते हैं, देखो जी ये कंपनी तो घाटे में चल रही है, ये कंपनी नुकसान कर रही है, ये कंपनी के ऊपर बहुत कर्ज है, इसे चलो बेच देते हैं। तो एफसीआई को बेचने की तैयारी चल रही है, एफसीआई को बेचने की साजिश रची जा चुकी है बीजेपी आरएसएस द्वारा। और यदि हमारा आंदोलन नहीं उठता तो अब तक तो ये एफसीआई को बेच चुके होते। और यदि एफसीआई बिक गया तो गरीब भाइयों को 2 रुपये किलो अनाज मिलना बंद हो जाएगा। किसान तो फिर भी 10 दिन तक अपने खेत में पैदा करके जिंदा रह जाएगा, मरना किसान को भी है उसके बाद, लेकिन मजदूर पहले मरेगा। जब ये बात पंचायतों के माध्यम से लेके गए, हमारे कई किसान नेताओं ने उसे गांव देहात वाली भाषा में समझाया कि भाई ये काले कानून गरीब की रोटी को अमीर की तिजोरी में बंद करने की साजिश है। तो भाइयों को ये बात गाँव में समझ में आई कि जी ठीक बात कह रहे हैं ये। उसी के बाद तो वो खड़े हुए।
भाई वो जो जुड़े हैं हमसे कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, वो वैचारिक तौर पे जुड़े आंदोलन के साथ। तो ये पंचायतों की सफलता नहीं है तो और ये क्या है? और पंचायत देखिए होता क्या है, कई बार हर स्टेट की अलग अलग परिस्थिति है। पंजाब की परिस्थिति अलग है, हमारे हरियाणा की परिस्थिति अलग है, या बीजेपी की सरकार है, हमें दो फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है। एक स्टेट गवर्नमेंट से लड़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से तो लड़ ही रहे हैं। तो इसीलिए समय समय पे अलग अलग राज्यों में क्या होता है, किसानों को, मजदूरों को अपना शक्ति प्रदर्शन भी करना पड़ता है ताकि प्रशासन, सरकार के लोग उनके ऊपर हावी ना हो पाए। नहीं तो ये केस बांधना शुरू कर देंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करना शुरू कर देंगे। कर भी रहे हैं, हरियाणा में हो रहा है, आपने देखा होगा ये। तो इसीलिए अपनी ताकत दिखाना, समय समय पे अपना शक्ति प्रदर्शन करना, वो भी अंदोलन के लिए आवश्यक होता है। जी ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ, ਡੈਡਲੌਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ KMP ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਹੋਵੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ? ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕਰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ KMP ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਈ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ BJP ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਔਰ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ बिना सोचे समझे नहीं दिसंबर कहा, उन्होंने नवंबर नहीं कहता, जनवरी नहीं कहता। 2022 यूपी की इलेक्शन और ये इलेक्शन काफ़ी सीरीयस इलेक्शन है बीजेपी के। जे बीजेपी दो नूं हार दी है इन्होंने सूबे, खास करके बंगाल ते आसाम जे उसका प्रदर्शन माड़ा रहा तो नैचुरली वो टेबल ते आएगी। घबराहट वो इको गल चो दिखाने 1 अप्रैल ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪਾਤੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗੱਲ BJP ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਫਨ 'ਚ ਕਿੱਲ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। BJP ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ 2 ਤਰੀਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਔਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੇ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਆਪ सर जी बोल सकते हैं कि दिल्ली दूर नहीं है? देखिए, आंदोलन तो निश्चित तौर पे किसान समाज जीतेगा, ये बात तो तय है। समय कितना लगेगा वो तो टाइम बताएगा, लेकिन ये बात तय है जो किसान यहाँ बैठे हैं या फिर जो किसान गांव में बैठे हैं आज के दिन, जो किसी कारण से फसलों की कटाई भी चल रही है, तो रोटेशन पॉलिसी लगाई हुई है सभी धरनों पे, तो किसान पूरे देश में कहीं पे भी बैठे हों, सबका मन, सबका दिल इसी मोर्चे से जुड़ा हुआ है और सबके मन में यही है कि आंदोलन जीतना। मैं इससे भी आगे की एक बात और कहूँगा, सिर्फ देश के ही नहीं, पूरे दुनिया के किसानों की नज़र इस आंदोलन पे है। पूरी दुनिया के किसान चाहते हैं कि भारत का किसान ये आंदोलन जीते, एक आध हार बनेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में किसानी, खेती किसानी बहुत नुकसान में है, बहुत घाटे में है। आप फ्रांस का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप जर्मनी का ले लीजिए, आप अमेरिका का ले लीजिए। आप ये आंदोलन अगर आप इसके मूल में जाएंगे, इस आंदोलन की जो डिमांड है, कोर डिमांड है, यदि आप उनको उनकी जड़ों में जाके देखेंगे तो वो बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं। पहली बात तो MSP गारंटी कानून, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है भाई हमारे उत्पाद की कीमत जब तय होगी तो उस पर उसकी खरीद होनी चाहिए, यानी उसी खरीद में हमारा भी हिस्सेदारी होगी, हम भी तय करेंगे। अगली मांग आएगी स्वामीनाथन आयोग की, जब आगे आंदोलन होगा तो हमारा जब उत्पाद है, हमारी फसल है, तो उसमें हमारे अनुसार दाम होने चाहिए। पहली बात ये जो हर किसी को अधिकार है, कंपनी वाले को है, फैक्ट्री वाले को है। दूसरा, जो हम 3 कानून रिपील कराने की बात कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक ये है भाई जिसके लिए आप कानून बना रहे हैं उससे तो आपने पूछा ही नहीं, तो आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? वो IAS लोग, वो मंत्री लोग जो कभी खेत में नहीं गए, जिन्होंने कभी खेती नहीं की, जिनको ये नहीं पता जवार और रीख में फर्क क्या होता है, वो लोग हमारे ऊपर कानून थोप रहे हैं। दिल्ली के कंक्रीट के जंगलों में बैठ के क्या आप हमें ये बताओगे क्या खेती कैसे होती है? पहले आप खेत में आओ, खेती करके दिखाओ, खेती करके देखो, जब बताओ।
ये एसी के बंद कमरों में बैठ के बोल देते हैं जी आय दोगुनी करेंगे 2022 तक। अरे भाई सारी फसलों के दाम आधे से भी कम कर दिए, तो ऐसा कौन सा मैथ का टीचर है जिससे आप पढ़े हो कि फसलों के दाम आधे करके आप आय दोगुनी करोगे? जरा हमें भी मिलवा दो उस मैथ वाले टीचर से। तो जो ये दूसरी जो डिमांड है कानून रिपील करने की, इसके पीछे लॉजिक ये है भाई जिसके बारे में भी आप कानून बनाओ पहले उससे पूछो, उससे सलाह मशवरा लो। सरकार ने पहले क्या जुमला छोड़ा शुरुआत में कि 93 लाख लोगों से चर्चा हुई थी कानून बनाने से पहले, 93 लाख किसानों से चर्चा हुई थी। हम ये मांग मांग के थक गए भाई वो कौन से 93 लाख लोग हैं, वो कौन से 93 लाख किसान है, जरा हमें भी मिलवा दो यार, हम भी मिल लेंगे एक बार। तो वो आज तक वो लिस्ट नहीं दे पाए। बाद में आरटीआई लगी तो मालूम चला कि ऐसी कोई लिस्ट है ही नहीं सरकार के पास। यहाँ पे नगर पालिका की बैठक होती है, उसकी भी मीटिंग की मिनट बनाई जाती है। क्या मजाक कर रहे हैं ये? केंद्र सरकार ने 93 लाख किसानों से बात कर ली और उन मीटिंगों की मिनट्स नहीं है। ये तो भद्दा मजाक है ना, मजाक उड़ा रहे हैं ये तो झूठ बोल रहे हैं। तो कुल मिला के आखिर में एक मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि जो 350 से अधिक किसानों की शहादत हुई है, ये शहादत बेकार नहीं जाएगी और हर किसान उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देकर ही यहाँ से जाएगा। और वो सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी? अपनी दोनों मांगों को पूरा कराना, एमएसपी गारंटी कानून लागू कराना और 3 काले कानून वापस कराना। जी बहुत धन्यवाद रविंदर जी, शुक्रिया कुमार जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਦੋਨੋਂ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੁਰ, ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।